हेलो दोस्तों, स्वागत अभिनंदन आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल MK साइंस क्लासेस पर। तो जैसा कि आपको पता है दोस्तों, हम प्रत्येक दिन आपकी सीटेट साइंस पेपर 2 की क्लास लेकर आते हैं। तो आपका जुलाई 7 जुलाई को आपका एग्ज़ाम है। तो भाई उससे पहले हम बहुत शानदार और प्रीवियस क्वेश्चन हम करने वाले हैं। तो आइए भाई सेशन को स्टार्ट करते हैं। जो मेरा भाई चैनल से नया जुड़ा है, गुरुदक्षिणा के तौर पर चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। और इससे पहले आपकी लगभग 10 से 12 13 क्लास आपकी जा चुकी हैं साइंस की, तो जरूर उन क्लासेस को भी जरूर देखिए। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं भाई। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, समझिए भाई। क्वेश्चन फर्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन्स लड़ाई या भागो या ओडो लड़ो, ठीक है, प्रक्रिया या प्रतिक्रिया से सबसे अधिक निकटता से जुड़ा हुआ है। कहते हैं ना कि आपका हो उड़ो लड़ो या करो मरो, क्या बोलते हैं इसको, उड़ो लड़ो या फिर करो मरो। इनसे संबंधित हम कह सकते हैं, इनका हार्मोन्स कह सकते हैं। ये संबंधित शब्द हैं, फ्लाई एंड फाइट, डू एंड डाई। वही बताना है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स इज मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विद द फाइट ऑन फ्लाई। ऑक्सीटोसिन हार्मोन संबंधित होता है इससे, या फिर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स होता है संबंधित, या फिर एड्रिनल हार्मोन्स होता है, या फिर एस्ट्रोजन हार्मोन्स होता है। तो समझिए मेरे भाइयों, इससे संबंधित होता क्या है, तो बताता हूं आपको। ये एड्रिनल हार्मोन्स होता है और ये निकलता अधिविक्र ग्रंथि से। किससे निकलता है? अधिविक्र ग्रंथि, ठीक है जी, अधिविक्र ग्रंथि से निकलता है, जिसको हम एड्रिनल ग्रंथि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एड्रिनल ग्रंथि। इस एड्रिनल ग्रंथि से एड्रिनल हार्मोन्स निकालने का काम करेगा। तो वहीं से ओडो लडो या करो मरो हार्मोन्स जो कहा जाता है, या हम कह सकते हैं आपातकालीन हार्मोन्स, है ना। ओडो लडो में आ रहा है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? आपातकालीन ग्रंथि, ठीक है जी। आपातकालीन ग्रंथि भी किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है आपका एड्रिनल ग्रंथि को कहा जाता है। इसका मतलब सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, एक वस्तु समान वृत्तीय पथ पर गति करती है, तो वस्तु के वेग में किस राशि में परिवर्तन होता है? उसमें किस चीज में परिवर्तन होगा? परिमाण में मतलब उसके मैग्नीट्यूड में, उसकी दिशा में मतलब उसके डायरेक्शन में, दोनों परिमाण में दिशा दोनों में, मतलब कि बहुत मैग्नीट्यूड में डायरेक्शन में भी परिवर्तन नहीं होगा, नो चेंज। देखिए कोई भी आप इस सर्कल पर कोई भी ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पर मान के चलिए कोई भी आपकी मोटरसाइकिल या बाइक या कुछ भी आपका यहाँ पर, और ऐसे करके घूम रही है। देखिए बच्चे, यहाँ पर जैसे मुड़ेगी तो ये क्या होगा भाई? एंगुलर वेलोसिटी होगी ना, यहाँ से यहाँ तक ऐसे करके, यहाँ जाएगी तो ऐसे मुड़ेगी, यहाँ जाएगी ऐसे मुड़ेगी, ऐसे करके एंगुलर वेलोसिटी होगी। इसमें देखिए क्या चेंज हो रहा है, परिमाण तो चेंज क्या होगा, जो है उसका वही रहेगा, परंतु यहाँ देखिए यहाँ पर जाने के बाद इसकी ऐसी डायरेक्शन हो जाएगी, यहाँ जाने के बाद इसकी डायरेक्शन ऐसे दिखेगी। तो हमेशा इसकी क्या डायरेक्शन चेंज होती दिख रही है ना। तो इसका राइट आंसर बनेगा भाई साहब, इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो बिल्कुल राइट आंसर बनेगा, दिशा में परिवर्तन होगा। क्या होगा भाई? डायरेक्शन ओनली। तो ये कह रहा है कि एक वस्तु समान वृत्तीय पथ पर गति कर रही है, तो वस्तु के वेग में किस राशि में परिवर्तन, तो वस्तु के वेग जो होगा उसकी दिशा में परिवर्तन होगा। तो बी इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जब सल्फर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो बनने वाला ऑक्साइड ब्लैंक प्रकृति का होता है। क्या है? जब सल्फर होगा ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा, तो बनने वाला ऑक्साइड किस प्रकृति का होगा? कुछ क्षारीय प्रकृति का होगा, उदासीन का होगा, या फिर आपका, फिर दोबारा से इसमें बेसिक लिख रखा है, ठीक है, या फिर आपका अम्लीय प्रवृत्ति को। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या बनेगा मेरे दोस्तों। तो ध्यान रखना है, जब सल्फर ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा तो बनने वाला ऑक्साइड जो होगा वो किस प्रकृति का होगा? अम्लीय प्रकृति होगा, तो एसिडिक नेचर का होगा। और एसिड आपको पता है भाई, एसिड जो होते हैं टेस्ट में कैसे होते हैं? एसिड का जो टेस्ट होता है वो कैसा होता है? आपका खट्टा होता है। कैसा होता है? खट्टा होता है, ठीक है जी। तो ध्यान रखना, सौर होते हैं खट्टे, कौन? एसिड जो होते हैं। और बेस जो होंगे, बेस जो होता है, बेस भाई साहब ये कैसे होते हैं? क्षार जो होते हैं ये स्वाद में कड़वे होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं चिपचिपे होते हैं। चलिए समझ में आया भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, जवाब दीजिए मेरे भाइयों। वह गुण जिसके द्वारा धातुओं को सीट में पीटा जा सकता है उसे खालिस्तान के रूप में जाना जाता है।
द प्रॉपर्टी बाई विच मेटल्स कैन बी बीटन इनटू अ शीट इज नोन एज, मतलब कि ये कहता है कि भाई धातुओं को पीट पीट कर उनकी चादर बनाई जाती हैं, तो उनमें से इनका कौन सा गुण कहलाता है। लचीलापन मतलब कि डक्टिलिटी बोला जाता है उनको, ध्वनि मतलब कि सोनरस सोनोरिटी बोला जाता है, चमक मतलब कि लश्कर बोला जाता है, या फिर आघात वर्धता जिसको हम बोलते हैं मेलेबिलिटी। तो बताइए क्या राइट आंसर बनेगा इसका। तो आपको पता है भाई, ये आपने एक डेफिनेशन है कि जब धातुओं को पीट पीट कर उनकी चादर बनाई जाती हैं उसको मेलेबिलिटी बोलते हैं, उसको आघात वर्धता बोला जाता है। तो भाई ध्यान रखना है, डी इज द राइट आंसर। जब किसी भी धातु को पीटा जाएगा और पीट पीट कर पतली सीट से चादर बनाई जाती हैं, जैसे लोहे की चादर होती है, एल्यूमिनियम की चादर बनाई जाती है ना, कॉपर की है, तांबे की, किसी की चादर बनाई जाए पीट पीट कर, तो उसको हम बोलते हैं आघात वर्धता। विशेष तौर पर ध्यान रखिए। तो इसका मतलब क्या होगा मेरे बच्चों, डी इज द राइट आंसर, है ना। यदि पतला पतला खींच खींच कर तार बनाए जाते हैं तो उसको डक्टिलिटी बोलते हैं, तन्यता बोलते हैं। और जिसमें किसी भी धातु पर चोट मारेंगे तो वो क्या देता है, साउंड देता है, उसको हम सोनरस बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है फिफ्थ, निम्नलिखित तत्वों में से विषम को चुने, मतलब कि डिफरेंट चुनना है, इसमें से कौन सा भाई साहब आपका ऑड है। पिक द ऑड वन फ्रॉम द फॉलोइंग एलिमेंट्स, इनमें से अलग चुनना है। सोना, पोटेशियम, कार्बन, प्लेटिनम, बताओ भाई कौन सा इनमें से चेंज है, इनमें से डिफरेंट बताना मेरे भाइयों, इनमें से डिफरेंट कौन सा है। तो ध्यान रखना भाई, इसमें डिफरेंट जो होगा, देखिए सोना जो है ये क्या है, आपकी धातु है, ठीक है जी, सोना धातु होता है। प्लेटिनम भी क्या है, धातु है, मतलब मेटल है, कि ये तो मेटल होता है। और भाई पोटेशियम भी क्या है, ये भी धातु है आपका। परंतु ध्यान रखना, कार्बन जो है ये एक अधातु है, ये एक नॉन मेटल है। क्या है, ये एक नॉन मेटल है, और जिसका नंबर होता है कितना, 6। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन 6वें नंबर पर आता है, यह धातु है, इसी वजह से डिफरेंट है। तो इसका बनेगा भाई सी इज द राइट आंसर। ये डिफरेंट होता है, बाकी की 3 धातु हैं और एक कार्बन क्या होता है, अधातु होता है, इसलिए डिफरेंट है भाई। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट भाई, धातुओं को चमकदार बनाने वाला गुण को क्या कहते हैं भाई, जल्दी से बताइए। यदि चमक उसके अंदर है तो क्या क्या बोलेंगे उसको, आघात वर्धकता, तन्यता, ध्वनि युक्त या चमक, इनमें से राइट आंसर बताना है क्या बोला जाता है। तो व्हाट इज द प्रॉपर्टी दैट मेक्स मेटल शाइन कोल्ड, एलिबिलिटी बनाती है, डक्टिलिटी बनाती है, सोनरस बनाती है, फ्लैशर बनाती है, तो चमक ही होगा इसका, डी इसका राइट आंसर होगा भाई। ठीक है, क्योंकि धातुएं जो होती है, धातु प्रत्येक धातु में क्या होती है, अपनी चमक होती है। ये प्रॉपर्टीज होती है धातु में, धातु में विद्युत की सुचालक होती है, मतलब कि कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है धातु में। धातु में अपनी एक चमक होती है। धातु में मेलेबिलिटी होती है, मतलब उसकी पतली पतली चादर बनाई जा सकती है पीट पीट करके। धातुओं के अंदर क्या होता है, उनके पतले तार खींचे जा सकते हैं, धातु को पीटने पर आवाज करती हैं, ये सारी चीजें होती है भाई धातु के अंदर, ये एक क्वालिटी पाई जाती है। तो बिल्कुल डी इज द राइट आंसर। धातु को चमकदार बनाने के लिए गुण क्या कहते हैं, उसको चमक ही कहते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है भाई 7, फूल को या फूल के किस भाग में नर युग्मक पाया जाता है, इन विच पार्ट ऑफ द फ्लावर्स इज मेल गैमेट फाउंड। मेल गैमेट फाउंड किस में पाया जाता है, पंखुड़ियों में पाया जाता है, उस कुछ मतलब कि इन्फ्लोरेंस में पाया जाता है, केसर में, स्टेमन में पाया जाता है, या फिर अंडाशय में पाया जाता है। तो बच्चा ध्यान रखना है, ये तो फीमेल पार्ट होता है, ठीक है, ये फीमेल पार्ट है, ये मेल पार्ट है, ठीक है, और ये पंखुड़ियाँ तो दोनों के अंदर होती हैं। तो बच्चा इसका राइट आंसर बनेगा भाई सी इज द राइट आंसर। बच्चा ध्यान रखना, फूल के किस भाग में नर युग्मक पाया जाता है, तो मेल गैमेट जो पाया जाता है किसमें पाया जाता है, स्टेमन में पाया जाता है। बिल्कुल सी इज द राइट आंसर। यदि मेरे भाई ये वीडियो अच्छी लग रही है, गुरुदक्षिणा के तौर पर चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ओम के नियम के अनुसार यदि किसी चालक में धारा को दोगुना कर दिया जाए तो उसके स्रों में विभवांतर क्या होगा। तो विभवांतर जो होगा, वोल्टेज जो होगा वो क्या होगा, तो दोगुना हो जाएगा, आधा हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, या फिर अपरिवर्तित रहेगा। तो बताइए भाई क्या फर्क होगा जब ओम्स के नियम के अनुसार यदि चालक में धारा को दोगुना कर दिया जाए, जो करंट होगा उसको दोगुना कर दिया जाए, तो क्या फर्क पड़ेगा भाई। देखिए क्या इसका राइट आंसर बनेगा, समझिए मेरे भाइयों, क्या राइट आंसर बनेगा बताइए। समझ में आ रहा है भाई आपको, ठीक है। चलो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग वोल्टेज जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आई के। यदि हम इसको करें वी अपॉन में आई, तो मेरे बच्चा यदि मान के चलो, यदि आपने ये वोल्टेज को 2 किया है तो करंट भी क्या होगा, 2 होगा। तो ये कह रहा है धारा को दोगुना करेंगे तो भैया विभवांतर क्या होगा, दोगुना होगा। यदि मान के चलो आपने ये 4 गुना किया है तो ये भी क्या उतना होगा, 4 गुना ही होगा। पी भी और आई भी, आई को बढ़ाएंगे तो वोल्टेज बढ़ेगा, ठीक है। तो ध्यान रखना है, इसका राइट आंसर बनेगा भाई, इसमें दोगुना कर रहे हैं तो दोगुना कर रहे हैं तो भैया ये भी कितना हो जाएगा,
2 गुना ही हो जाएगा क्या, विभवांतर जो होगा वोल्टेज। इसका मतलब ए इज द राइट आंसर भाई, ए इज द राइट आंसर रहेगा भाई, ठीक है। और डायरेक्ट बराबर में क्या होता है, बराबर क्या होता है, आर होता है ना, रेजिस्टेंस होता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आने के लिए आर कांस्टेंट वैल्यू होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 9। शरीर की सबसे बड़ी धमनी को कौन सी है जो मानव शरीर में हृदय से रक्त को रक्त परिसंचरण तंत्र तक ले जाती है। मतलब कि हृदय से प्योर ब्लड को शरीर के विभिन्न भागों तक जो लेकर जाती है, उस धमनी का नाम बताना है। देखिए धमनी को आर्टरी बोलते हैं और सरा को विंस बोला जाता है। तो सबसे बड़ी धमनी और सबसे बड़ी सरा होती है। सबसे बड़ी धमनी का नाम होता है बताना भाई, कौन सा है, महाधमनी होती है ना, फेफड़ा धमनी होती है, या फिर ग्रीवा धमनी होती है, या फिर उरु धमनी होती है, बताइए। तो राइट आंसर बनेगा भाई अरोटा होती है, अरोटा। अरोटा इज अ क्या कहते हैं हम, ये सबसे क्या होती है, महाधमनी होती है, ये सबसे बड़ी धमनी है, या हम कह सकते हैं सबसे बड़ी आर्टरी जो होती है उसका नाम अरोटा है। ये क्या करती है, हृदय से प्योर ब्लड को शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाने का काम करेगी। एक आपकी होती है वीन्स, क्या होती है, वीन्स होती है, तो हम सरा बोलते हैं। सबसे बड़ी जो सरा होती है उसका नाम होता है वेनो कावा। क्या नाम है, वेनो कावा। ये सबसे बड़ी सरा होती है और ये सबसे बड़ी क्या होती है, धमनी होती है। तो ध्यान रखना है भाई विशेष तौर पर, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 10। बताना भाई निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। गलत कथन चुनना है। कार्बन सबसे अधिक आघातवर्धक धातु है, मतलब कि कार्बन एक ऐसा आघातवर्धक धातु है, मतलब इसको पतली पीट पीट कर इसकी पतली चादर बनाई जा सकती है, ये बात कही गई है। तांबा विद्युत का अच्छा चालक है, ये बात हम कह सकते हैं, तांबे से बिजली जोड़ सकती है। एल्यूमिनियम ऊष्मा का अच्छा चालक है, सीधी सी बात है, धातुएं जो होती हैं ऊष्मा का चालक होती है सारी हैं, और विद्युत का भी और ऊष्मा का भी। ब्रोमीन एकमात्र तरल धातु है, बिल्कुल सही बात है, एटॉमिक नंबर 35 होता है ब्रोमीन का धातु, और जो तरल अवस्था में लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है। तो इसमें से कथन गलत चुनना है, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो ध्यान रखना भाई ये बात गलत है कि कार्बन सबसे अधिक आघातवर्धक धातु है, मतलब कि कार्बन की पीट पीट कर कोई चादर नहीं बनाई जा सकती, क्योंकि कार्बन एक अधातु है बेटा। ए इज द भाई रॉन्ग आंसर है इसका, वैसे राइट आंसर ए होगा, ये गलत है। तो कार्बन इज द मोस्ट मेलेबल मेटल्स, मेटल्स तो होती नहीं है, मेटल्स तो है ही नहीं भाई, ये क्या है, ये तो एक अधातु है, ये तो एक नॉन मेटल है, ये बात तो गलत कह रखी है। तो बच्चा ए इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन तक पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है, जवाब दीजिए भाई। निम्नलिखित में से कौन तापमापी का सिद्धांत नहीं दर्शाता है। तापमापी जो होता है, हाँ, जो आपका थर्मामीटर वगैरह होता है, तापमापी उसके बारे में बात कर रहा है, या फिर वैसे तापमापी की बात कर रहा है। तो किसी पदार्थ का आयतन तापमान के साथ बदलता है। चलिए किसी पदार्थ का आयतन तापमान के साथ बदलता है, बिल्कुल सही बात है। तापमान आप घटाएंगे बढ़ाएंगे तो आयतन उसके वॉल्यूम में कोई ना कोई चेंजमेंट होगा। चलिए उसके बाद किसी पदार्थ का दबाव तापमान के साथ बदलता है। चलो मान लिए प्रेशर भी होगा तो भी चेंजमेंट हो सकता है। किसी पदार्थ का रंग तापमान के साथ बदलता है। और अगर देखिए किसी पदार्थ का विद्युत प्रतिरोध तापमान के साथ बदलता है, ये बात सही है, परंतु ये बात गलत है कि किसी पदार्थ का रंग तापमान के साथ साथ बदलता है, ऐसा कुछ नहीं होता। किसी पदार्थ का रंग तापमान के साथ बदलता है ऐसा कुछ नहीं है भाई, तापमान घटाएंगे बढ़ाएंगे तो कोई उसके चेंजमेंट नहीं होगा उसके कलर में, ठीक है। तो बहुत से लोग पहुंच जाएंगे, सर जी यदि आप तापमान बढ़ाते हैं तो उसका रंग लाल हो जाएगा, पीला गुलाबी हरा नीला हो सकता है, नहीं हो सकता ना। यही कहा है कि भाई ये बात गलत है, किसी पदार्थ का रंग जो होता है तापमान से बदलता है, ये बात गलत सिद्ध होती है। इनके अकॉर्डिंग ये बात सही है और बाकी ये बात क्या हो जाती है, गलत हो जाती है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से किसे पीटकर पतली सीट में बदला जा सकता है। पतली पतली सीट में किसको बदला जा सकता है, तो बताना भाई जिंक में, फास्फोरस में, सल्फर में, ऑक्सीजन में। विशेष तौर पर ध्यान रखिए, आपको पता है जो धातुएं होती हैं, धातुएं जो होती हैं, मेटल्स जो होती हैं भाई, वो क्या होती है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, या हम कह सकते हैं गुड कंडक्टर ऑफ हीट, या हम कह सकते हैं मेलेबिलिटी अच्छी होती है उनके अंदर, उनकी पतली पतली पीट कर चादर बनाई जा सकती है धातुओं की। परंतु अधातु में ये गुण नहीं पाया जाता है। तो देख लीजिए भाई साहब, फास्फोरस, सल्फर और ये मेरे बच्चों ये क्या है भाई, आपकी अधातु हैं, हम ये कह सकते हैं ये नॉन मेटल है। परंतु क्या होता है, जिंक क्या होता है आपका मेटल होता है, और जब मेटल होगा तो मेरे बच्चों ये क्या होगा, इसकी पतली पतली चादर बनाई जा सकते हैं। बिल्कुल राइट आंसर बनेगा ए, जिंक। जिंक इज द राइट आंसर ऑफ 12 क्वेश्चन। चलिए तो जिंक की पतली पतली क्या बनाई सकते हैं, पीट पीट का चादर बनाई जा सकती है। और जिस चीज की पीट पीट का चादर बनाई जाती है उसको क्या बोलते हैं भैया, आघात वर्धता बोला जाता है। आघात वर्धता का गुण पाया जाता है, ये बात कही जाती है। आघात वर्धता का मतलब होता है जिसकी पतली पतली चादर बनाई जाती। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, विटामिन B12 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे अधिक सत्य है। कथन सत्य बताना है विटामिन B12 के बारे में।
यह मुख्य रूप से पत्तेदार हरी सब्जियों जैसे कि पौधा पर आधारित स्रोत में पाया जाता है, जो विटामिन B12 होता है। पता है विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या होता है? साइनो कोबालामिन का नाम है भाई, साइंटिफिक नेम है किसका? आपका विटामिन B12 का साइनो कोबालामिन साइंटिफिक नेम होता है। दूसरा बात समझिए, तंत्रिका तंत्र के समुचित कार्य और लाल रक्त कोशिका का निर्माण में आवश्यक होता है। क्या कह रहा है? इट इज एसेंशियल्स फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द नर्वस सिस्टम एंड रेड ब्लड फॉर्मेशन। कमी के लक्षण अपर्याप्त सेवन के कुछ ही दिनों में दिखाई देते हैं, मतलब कि इसकी कमी हो जाती है ना B12 की। B12 की कमी के कारण क्या हो जाएगा भाई? विटामिन B12 की कमी के कारण क्या होगा? इसके लक्षण जो है कुछ दिनों में दिखाई देने लगते हैं, या सीधे पेट से रक्त प्रवाह से आसानी से अवशोषित हो सकता है। भाई ये बात भी क्या हो जाती है, अब गलत हो जाती है, ऐसा नहीं है डायरेक्ट उसका होगा। तो राइट आंसर बनेगा भाई बी इज द राइट आंसर। यह तंत्रिका तंत्र के समुचित कार्य, मतलब कि जो नर्वस सिस्टम होता है उसको मेंटेन करने तथा लाल रक्त कोशिका को निर्माण में आवश्यक होता है विटामिन B12। और विटामिन B12 में कोबाल्ट तत्व पाया जाता है जो गाय के दूध में होता है। चलिए तो समझ में आया ना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 14। धातु का वह गुण जिसके द्वारा इसे तारों में खींचा जा सकता है उसे क्या कहते हैं? देखो, आपकी बार पतली पतली तार खींचनी है तो क्या बोलते हैं? ध्वनि बोलते हैं, आघातवर्धकता बोलते हैं, तन्यता बोलते हैं, चमक बोलते हैं। बताइए, द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल बाय विच इट्स कैन बी ड्रॉ इनटू वायर इज कॉल्ड सोनरिटी, मैलेबिलिटी, डक्टिलिटी या फिर लेस्चर। बेटा ध्यान रखना है, जिसके पतले पतले तार खींचे जाते हैं वो धातुएं होती हैं, उनको बोलते हैं तन्यता। जिसकी पतली पतली तार खींचे जाते हैं उनको डक्टिलिटी, और जिनके पतली पतली सीट बनाई जाती है चोट 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 मार मार कर, उनको बोलते हैं मैलेबिलिटी। तो ध्यान रखना है, इसका राइट आंसर बनेगा तन्यता। आपको पता है सबसे ज्यादा तन्यता जो पाई जाती है सोने में पाई जाती है। सोना जो होता है ना, गोल्ड जिसको हम बोलते हैं, गोल्ड मतलब AU जो होता है, इसकी सबसे ज्यादा तन्यता होती है। कहते हैं 1 ग्राम सोने में 2 किलोमीटर लंबी वायर बनाई जाती है, इतनी ज्यादा तन्यता होती है किसके अंदर? सोने के अंदर। तो भाई इसका क्या होगा? सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कौन सा जीव समूह मुख्य रूप से नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ उत्पाद के रूप में यूरिक एसिड का उत्सर्जन करता है? भाई तो स्तनधारी होते हैं? नहीं भाई साहब। पक्षी और सरीसृप हो सकते, कह सकते हैं बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स, उभयचर या फिर कीड़े। कीड़े का तो होगा ही क्या, मैमल्स भी नहीं होते हैं, मतलब हम सभी, कुत्ता बिल्ली गाय भैंस घोड़ा, इनके अंदर भाई क्या होता है? यूरिन ब्लैडर होता है, जिसमें ब्लड यूरिन स्टोर होता है। और तो ध्यान रखना है, नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट उत्पाद के रूप में यूरिक एसिड का उत्सर्जन जो करता है, डायरेक्ट जो करता है, ये डायरेक्ट चलते चलते भी आपका क्या करते हैं, इसके अंदर क्या नहीं होता, हम ये कह सकते हैं इनके अंदर कहीं ना कहीं जो गॉल ब्लैडर, सॉरी, जो आपका क्या होता है, यूरिन ब्लैडर की संभावना कम होती है। तो वो क्या होते हैं? पक्षी और सरीसृप होते हैं। बिल्कुल क्या होगा? बी इज द राइट आंसर। ये नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ का क्या करते हैं? एक्सक्रेशन करते हैं, निकालना करते हैं यूरिक एसिड के रूप में। ठीक है जी, तो इसका क्या होगा? बी इज द राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 16। जिंक और एल्यूमिनियम जैसी धातुएं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ प्रक्रिया करके गैस बनाती हैं। कौन सी गैस बनाती है भाई साहब? जिंक और एल्यूमिनियम जैसी धातुएं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ प्रक्रिया करके कौन सी गैस बनाती हैं? तो मेटल्स लाइक जिंक एंड एल्यूमिनियम रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड टू प्रोड्यूस गैस। तो कौन सा हाइड्रोजन गैस करती हैं? हाइड्रोजन सल्फाइड, ऑक्सीजन गैस या सल्फर डाइऑक्साइड? ध्यान रखना है, इसको हाइड्रोजन गैस करती हैं। जब ये बनती है तो पॉप की आवाज़ करती है। जब कोई भी आप ज्वलनशील चीज़ इसके साथ ले जाएंगे, इसके पास ले जाएंगे, तो एकदम से इसकी पॉप की सी आवाज़ करता है, साउंड करती है। कौन सी? हाइड्रोजन गैस जो होती है। बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। जिंक और एल्यूमिनियम जैसी धातुएं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ प्रक्रिया करके कौन सी गैस बनाती है? हाइड्रोजन गैस बनाती है। बिल्कुल ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, रोगों को फैलाने वाले कीटों को क्या कहते हैं? जो रोगों को फैलाते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान में, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जो लेकर जाते हैं, वो कौन होते हैं? ट्रांसमीटर, वेक्टर, ट्रांसपोर्टर या फिर लिफ्टर। इंसेक्ट दैट स्प्रेड डिसीज और कॉल्ड। ट्रांसमीटर होता है, वेक्टर होता है, ट्रांसपोर्टर होता है, लिफ्ट होता है। तो बच्चा ध्यान रखना है, उनको बोलते हैं वेक्टर। क्या बोला जाता है? वेक्टर, जो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में रोगों को ले जाने का काम कर देगा। जैसे मान के चलिए कोई बीमारी एक मम्मी को है और उसको बच्चे होने की संभावना होती है ना, उसके बच्चे को होने की संभावना होती है बीमारी, जैसे कलर ब्लाइंडनेस होती है, तो कलर ब्लाइंडनेस में जो होती है वेक्टर माँ होती है, मतलब उस रोग को लाने वाली जो होती है रोग को, वो कौन सी होती है? माँ होती है। तो ध्यान रखना, वो वेक्टर होती है, मेल नहीं होता। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 18। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है? भाई हार्मोन थायराइड ग्रंथि द्वारा निकलता है। थायरक्सिन हार्मोन, कैल्सिटोनिन, ट्राईआइडो थायरोनिन या फिर थॉमसिन। ये कुछ नहीं होता, वैसे खामा का बना रखा है। तो मेरा बच्चा ध्यान रखना है, इसका राइट आंसर बनेगा, हार्मोन है थायराइड ग्रंथि से निकलता है थायरक्सिन हार्मोन्स। और थायरक्सिन हार्मोन्स की कमी से होता है गलखंड, गलखंड गलखंड होता है, गल घेंटुआ होता है। ये डिसीज होती है, गॉइटर बीमारी जिसको होती है हम कहते हैं गॉइटर, गल घेंटुआ, गलखंड, ये बीमारी होती है थायरक्सिन हार्मोन्स की कमी से होता है। थायरक्सिन हार्मोन्स में
जो रेस्पॉन्सिबल होता है NaCl, सोडियम क्लोराइड जो होता है सबसे ज़्यादा रेस्पॉन्सिबल होता है। तो मेरे भाई इसका राइट आंसर बनेगा भाई थायरोक्सिन हार्मोन्स, जो थायराइड ग्रंथि से निकलता है। थायराइड ग्रंथि आपके गले के अंदर पाई जाती है, थायरोक्सिन हार्मोन्स निकालती है भाई, ध्यान रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 19। स्वेदन निम्नलिखित में से किसके लिए महत्वपूर्ण आवश्यक होता है? स्वेदन का मतलब होता है पसीना। जो पसीना आपका निकल रहा है तो किसके लिए हेल्पफुल होता है पसीना? तो क्या काम करता है शरीर में पसीना? तो बच्चा देश शरीर की गंध निकालने के लिए हेल्पफुल होता है, सामान्य स्वास्थ्य सुधार के लिए होता है, त्वचा में रंध्र छिद्र को खोलने के लिए होता है, या शरीर के तापमान को विनियमित करने के लिए होता है? पसीना जो होता है क्या काम करने का काम करता है? तो बच्चा ध्यान रखना है, ये बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम करेगा, शरीर के तापमान को विनियमित करने का काम करता है भाई। तापमान जो होता है, सॉरी, तापमान जो होता है आपका, जैसे मान चलिए गर्मी के समय में आपका 46% आपका तापमान चल रहा है, 46%, तो ज़्यादा मात्रा में पसीना आता है। पसीना जब ज़्यादा मात्रा में आएगा तो आपका क्या होगा भाई, थोड़ी देर समय बाद देखा होगा आप, हल्की सी हवा चलती है तो क्या होता है, आपको शरीर को क्या लगता है, ठंडा ठंडा लगता है, बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम करेगा भाई। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, सोनार यंत्र का उपयोग निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? सोनार जो यंत्र होता है क्या काम करता है? चिकित्सा में करता है, अभियंता में करता है, अंतरिक्ष यात्री में करता है, नाविक, बताइए सोनार यंत्र क्या काम करता है? ध्यान रखना, सोनार यंत्र जो होता है ये नाविक में यूज करता है। मतलब हम कह सकते हैं सोनार क्या करता है, समुद्र की गहराई को मापने का काम करता है। नाविक वाले जो लोग होते हैं उसको उसमें करते हैं सोनार जो होता है, ठीक है, तो ध्यान रखना है भाई। आज के लगभग 20 क्वेश्चंस थे, बड़े मजेदार क्वेश्चंस भाई साहब। यदि वीडियो अच्छी लग रही है तो गुरु दक्षिणा के तौर पर चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की क्लास को यहीं पर हम देते हैं, इससे पहले भी आपकी क्लास जा चुकी है, सभी क्लास को जाकर जरूर देखें। तो चलते हैं भाई, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।